Good afternoon to all the participants of this course meant for those who are preparing for the IT departmental exams. And we are dealing with Benami Property Transactions Act today, more properly known as the Prohibition of Benami Property Transactions Act 1988. उसके पहले मैं करीब 5 मिनट लूँगा पुराने एक्ट पर। ये जो पुराना एक्ट था, बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 का कहा जाता था। अगर आप देखें तो ये मुश्किल से 2 पेज का एक्ट है। इसके मुकाबले में अगर आप नया एक्ट को देखें, करीब वो 22 या 23 पेज का है। तो एक बात तो इसके मद्देनज़र ये नज़र आती है कि एक्ट को काफ़ी विस्तृत किया गया है। दूसरी बात ये कि ये जो एक्ट है, इसके संबंध में रूल्स फ्रेम होने थे, लेकिन वो कभी फ्रेम नहीं हुए, और इसके वजह से इस एक्ट के जो प्रावधान हैं, उन रूल्स के ना फ्रेम होने की वजह से उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। लेकिन पहले कि हम नए एक्ट को देखें, क्योंकि उसको एक अमेंडमेंट एक्ट कहा गया था, ये पुराने एक्ट का ही अमेंडमेंट है, तो पुराने एक्ट के जो मूलभूत सेक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, उनको एक बार देख लेना उचित होगा। तो इस एक्ट को कहा जाता था बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट, जैसे आपके सामने नजर आ रहा है। और इसके जो प्रोविजन 3, 5 और 8 थे, वो तुरंत फोर्स में आ गए थे, और जो बाकी प्रोविजंस थे उनके बारे में ये मान लिया गया था कि वो 19 मई 1988 को फोर्स में आ गए हैं। तो बहरहाल ये डेट्स उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। डेफिनेशंस में बेनामी ट्रांजैक्शन को कैसे डिफाइन किया गया था उसको देखते हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है एक व्यक्ति को, जिसमें जो कंसिडरेशन है वो दिया जा रहा है, पे किया जा रहा है या मुहैया कराया जा रहा है दूसरे व्यक्ति के द्वारा। कंसिडरेशन मतलब उसके लिए जो पेमेंट है, अगर हम नॉर्मल शब्दों में, सामान्य शब्दों में समझें कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है एक व्यक्ति को, लेकिन जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है वो पेमेंट नहीं कर रहा है, वो पेमेंट मुहैया नहीं करा रहा, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति है जो उसका पेमेंट मुहैया करा रहा है। मात्र इतना डेफिनेशन था बेनामी ट्रांजैक्शन का। प्रिस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब हमेशा यही होता है कि किसी एक्ट के रूल्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये रूल कभी बने नहीं थे। और प्रॉपर्टी को डिफाइन भी कर दिया गया था, और उसमें कहा गया था कि प्रॉपर्टी का मतलब है किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चल हो अचल हो जिसको आप कहते हैं, चाहे वो छुई जा सके या वो नहीं छुई जा सके। कुछ प्रॉपर्टी एक तरह के अधिकार वगैरह भी होते हैं जो छुए नहीं जा सकते, लेकिन आपको एक तरह का अधिकार दे देते हैं। तो प्रॉपर्टी टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है, और किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अधिकार या कोई भी इंटरेस्ट कोई जुड़ाव, वो भी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। और इसमें साफ तौर पे कहा गया था कि बेनामी ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिट किया जा रहा है, कि कोई भी व्यक्ति जो है बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर ही नहीं करेगा। और उसके बाद ये कहा गया था कि इसमें ये उस पर अप्लाई नहीं करता जब परचेज किया जाता है प्रॉपर्टी का किसी भी पर्सन के द्वारा अपने वाइफ के नाम पे या अपनी अविवाहिता बेटी के नाम पे, इन द नेम ऑफ का मतलब उसके नाम पे।
और अगर सचमुच में देखा जाए तो ये बेनामी का मतलब ही यही है, किसी और के नाम पे। तो अगर कोई वाइफ या अनमैरिड डॉटर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेता है तो ये पार्ट 1 जो है, ये क्लॉज 1 अप्लाई नहीं करेगा या सब सेक्शन 1 अप्लाई नहीं करेगा। कहने का मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। एंड इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड दैट द सेड प्रॉपर्टी हैड बीन परचेज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और द अनमैरिड डॉटर। यहाँ पे और होना चाहिए। ये मान लिया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी जो खरीदी गई थी वाइफ या अनमैरिड डॉटर के नाम पे, वो उस वाइफ या अनमैरिड डॉटर के बेनिफिट के लिए ही खरीदी गई थी। तो यहाँ पे जब हम ये मान लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी वाइफ या अनमैरिड डॉटर के नाम पे इसलिए खरीदी गई थी कि उनके बेनिफिट के लिए ही है और पेमेंट करने वाले के बेनिफिट के लिए नहीं है, तो इसमें एक यहाँ पर एक जो निहित डेफिनेशन है बेनामी की, जहाँ पे कहा जाता है कि पेमेंट कोई करता है और बेनिफिट जो है वो उठाता है जो पेमेंट करता है, लेकिन प्रॉपर्टी नाम पे किसी और के होती है। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं बेनामी दार, कि उसके नाम पे है वो। जो दूसरा व्यक्ति है जो फायदा उठाता है उसका, जो पेमेंट करता है, वो बेनामी ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो बहरहाल कोई भी व्यक्ति बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, लेकिन यह है कि वाइफ या अनमैरिड डॉटर के नाम पे प्रॉपर्टी ली जा सकती थी। और जो भी बेनामी ट्रांजैक्शन करता है वो, उसके लिए 3 साल की सजा या फाइन वगैरह मुकर्रर किया गया था। और ये भी क्या कहा गया था कि इस सेक्शन में कोई भी जो ऑफेंस है उसको नॉन कॉग्नाइजेबल और बेलेबल माना जाएगा। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसकी पहचान केवल कोर्ट कर सकता है, पुलिस नहीं कर सकती, या और कोई अधिकारी नहीं कर सकता। यानी जिसका कॉग्निजेंस केवल कोर्ट ले सकता है। पुलिस ऑफिसर के लिए वो नॉन कॉग्नाइजेबल है। और साथ में इसको बेलेबल कहा गया था कि हालांकि पुलिस इसको कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, लेकिन बेल इस पे दे सकती। कॉग्निजेंस वो लेता है जो मुकदमा चलाता है। तो यहाँ पे पुलिस बेल जरूर दे सकती है अपने लेवल पे। ऐसे कई क्राइम्स होते हैं जो बहुत हार्ड क्राइम्स होते हैं, वहां पे पुलिस को बेल देना अलाउ नहीं करता, केवल कोर्ट से ही या बेल मिलती है। लेकिन यहाँ पे इसको बेलेबल कहा गया था। और उसके अलावा यह भी कहा गया था कि कोई भी सूट, क्लेम या एक्शन जो है उस राइट को एनफोर्स करने के लिए नहीं दिया जा सकता जिस प्रॉपर्टी को बेनामी होल्ड कर दिया गया है। सॉरी, जो प्रॉपर्टी बेनामी रूप से होल्ड की जा रही है, अगेंस्ट द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ कोई सूट, क्लेम या एक्शन नहीं लाया जा सकता। और अगेंस्ट एनी अदर पर्सन शैल लाई बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन क्लेमिंग टू बी द रियल ओनर। जो रियल ओनर है वो कोई कोर्ट में नहीं जा सकता कहने के लिए कि ये प्रॉपर्टी का पेमेंट करने वाला मैं हूं और इसलिए प्रॉपर्टी मेरी है, भले ये नाम पे किसी और के लिए गई हो। तो चूंकि उसने एक बेनामी ट्रांजैक्शन किया है, इसलिए उसको अब यह अधिकार नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेनामीदार से वापस ले ले। यानी जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी उसने ली थी, जिसका पेमेंट उसने किया था, उससे वो वापस ले ले, उसके पास ये अधिकार नहीं है। एंड नो डिफेंस बेस्ड ऑन एनी राइट इन एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। जो प्रॉपर्टी बेनामी रूप से होल्ड की जा रही है, मतलब जिसके गिरफ्त में है, जिसके कब्जे में है, उस राइट के बेसिस पे, whether against the person in whose name the property is held or against any other person, shall be allowed in any suit, claim or action by or on behalf of a person claiming to be the real owner। तो जो व्यक्ति रियल ओनर है
या क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि वो रियल ओनर है उस प्रॉपर्टी का, वो कोई ऐसा डिफेंस नहीं ला सकता कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, अगर वो व्यक्ति जो बेनामीदार है उसका, उस प्रॉपर्टी को अपना क्लेम करता है तो यानी कि यह वो तो ना तो सूट ला सकता है, ना डिफेंस इस तरह का दे सकता है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है। और उसके बाद ये कहा गया था कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज हेल्ड इज अ को-पार्टनर इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द को-पार्टनर्स। तो अगर प्रॉपर्टी कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर अपने नाम पे होल्ड कर रहा है और वो पूरे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के को-पार्टनर्स के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, तो यहाँ भी वैसे तो उस तरह का केस होता है कि भाई वो उसका पेमेंट किसी और ने किया है और प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे हेल्ड है, मान लीजिए पेमेंट उसका एचयूएफ ने किया है, लेकिन इस पर वो सेक्शन अप्लाई नहीं करता क्योंकि ये आमतौर पे ये रिवाज है और रीति ये हमारे समाज में है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी उसका कोई भी को पार्टनर या कोई भी मेंबर की सब को पार्टनर्स के लिए अपने नाम पे होल्ड कर सकता है। एंड वेयर द पर्सन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड इज ए ट्रस्टी, और जहां पे जो प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है अगर वो ट्रस्टी है तो और अदर पर्सन स्टैंडिंग बेनिफिशियरी कैपेसिटी या इसी तरह के ट्रस्ट वाली कैपेसिटी में उसने प्रॉपर्टी को होल्ड किया हुआ है, एंड द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन फॉर हुम इज ए ट्रस्टी, और जिसके लिए वो ट्रस्टी है उसके बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रस्टी ने होल्ड की हुई है, और टुवर्ड्स हुम ही स्टैंड्स इन सच कैपेसिटी है, जिस प्रति वो ट्रस्टी की कैपेसिटी में स्टैंड कर रहा है उसके लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, यानी प्रॉपर्टी वो दूसरे के लिए होल्ड कर रहा है, इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, तो इसको भी बेनामी ट्रांजैक्शन से बाहर रखा गया था। तो एचयूएफ के मेंबर्स के लिए और ट्रस्ट के मेंबर्स के लिए यहाँ पे एग्जेम्पशन था। और बाद में कहा गया था कि ये प्रॉपर्टी जो बेनामी होल्ड की जाती है किसी के द्वारा, उसका एक्विजिशन ऐसी अथॉरिटी कर सकती है और ऐसे मैनर में करेगी वो, और ऐसे प्रोसीजर के साथ करेगी जो कि प्रेस्क्राइब होगा। अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसीजर प्रेस्क्राइब नहीं हो पाया, तो इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी जब्त नहीं हो पाई, उसका एक्विजिशन नहीं हो पाया। और ये भी कहा गया कि इट इज डिक्लेयर दैट नो अमाउंट शैल बी पेएबल फॉर द एक्विजिशन, और जब सरकार उसको अक्वायर करेगी या वो जो अथॉरिटी अक्वायर करेगी तो उसका कोई पेमेंट नहीं करेगी, उसको सीधा अक्वायर कर लेगी। यहाँ एक्विजिशन वर्ड यूज किया गया था, कॉन्फिस्केशन वर्ड नहीं यूज किया गया था। तो इस तरह से ये जो था, दिस वाज द ओल्ड एक्ट। हमने देखा कि बेनामी ट्रांजैक्शन जो है उसका मतलब ये कि जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है एक बंदे को या एक व्यक्ति को और कंसिडरेशन दूसरा व्यक्ति दे रहा है। यहां पर यह भी नहीं है कि किसके बेनिफिट के लिए है या उसके बेनिफिट के लिए, वो सब भी नहीं है कि प्रॉपर्टी उसके बेनिफिट के लिए होल्ड की जा रही है, इसके बेनिफिट के लिए होल्ड की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रॉपर्टी एक व्यक्ति को ट्रांसफर हो रही है और वो उसका पेमेंट कोई दूसरा कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब ट्रांसफर से था कि जब कोई ट्रांसफर इस तरह का होता है प्रॉपर्टी का जिसमें पेमेंट कोई करता है और किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी एक्चुअली ट्रांसफर होती है, तो वो एक बेनामी ट्रांजैक्शन माना गया था। अब आते हैं हम नए एक्ट के प्रावधानों। ये आपके सामने मैंने नया एक्ट खोला हुआ है, और ये जो नया एक्ट है ये अभी 5 सितंबर 1988 से प्रावधानित हुआ है। एक्ट नंबर 45 था ये 1900, एक्ट नंबर 45 1928 इसका नाम दिया गया। मतलब ये कहा गया इसमें कि ये जो एक्ट है ये वही जो पहले एक्ट बना था उसी का ये अमेंडमेंट है, तो इसलिए एक्ट में कोई नया एक्ट एनैक्ट नहीं किया गया है, केवल एक अमेंडमेंट एनैक्ट किया गया है, ऐसा इसमें कहा गया। तो इन्होंने इसमें ये कहा है कि ये एक्ट ऐसा है कि हम बेनामी ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट करेंगे और उस राइट को प्रोहिबिट करेंगे
कि जो प्रॉपर्टी बेनामी होल्ड की जा रही है वो रिकवर की जा सके। The act to prohibit the Benami transactions and to prohibit the right to recover property held Benami and for matters connected therewith, और उससे संबंधित मैटर्स के लिए ये एक्ट बनाया गया। और सबसे पहले इसमें कहा गया कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट। इसका जो पुराना नाम था थोड़ा बदलते हुए इन्होंने इसका नाम बदल दिया और नया नामकरण कर दिया। ये हम एक्ट का नाम बदल रहे हैं और एक्ट का नाम अब हम कर रहे हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट। तो अब ये जो एक्ट था अभी इस नाम से जाना जाता है, तो हमें भी इसको इसी नाम से पुकारना है क्योंकि ये इस नाम से ही ये जाना जाता है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं इसमें, जो उसमें से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसमें एक तो डेफिनेशन है बेनामी प्रॉपर्टी। तो पहले आपको याद होगा कि पिछले एक्ट में प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया, थोड़ा वाइडर डेफिनेशन थी, कोई अच्छी वाइड डेफिनेशन थी। अब बेनामी प्रॉपर्टी क्या कहला रही है? बेनामी प्रॉपर्टी को बेनामी ट्रांजैक्शन से लिंक करके डिफाइन किया कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बेनामी ट्रांजैक्शंस का सब्जेक्ट मैटर हो। बेनामी ट्रांजैक्शन जिसके सिलसिले में किया गया हो। सब्जेक्ट मैटर मतलब विषय वस्तु या विषय मामला। जिस बेनामी ट्रांजैक्शन का मुख्य विषय जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है और उसमें उस प्रॉपर्टी के प्रोसीड्स भी शामिल है। ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। तो प्रोसीड्स का मतलब यह है कि जब प्रॉपर्टी बिक जाती है तो प्रॉपर्टी नहीं रह जाती, उसके प्रोसीड्स रह जाते हैं। यानी कुछ जो पैसा मिल गया वो रखा हुआ बैंक में या उससे आपने एफडी करा लिया उस पैसे का, वो प्रोसीड्स हैं। प्रोसीड्स मतलब प्रॉपर्टी से उसके जो आगे निकल जाता है, प्रोसीड कर जाता है। कहने वाले जो प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई, अब जो उसके प्रोसीड्स बचे, यानी कि प्रॉपर्टी बिक गई, उसके जो प्रोसीड्स हैं। तो प्रोसीड्स आर ऑल्सो प्रॉपर्टी। कोई ये नहीं कह सकता मैं वो प्रॉपर्टी बिक गई, अब मेरे पास तो केवल प्रोसीड्स हैं, वो आप उसको कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते हो, प्रॉपर्टी तो है नहीं मेरे पास। वो कहते हैं हम आपके प्रोसीड्स कॉन्फिस्केट कर लेंगे। प्रोसीड्स तो रखे हैं ना आपके पास। उसके बाद बेनामी ट्रांजैक्शन वर्ड को भी डिफाइन किया गया था यहाँ पे। और बेनामी ट्रांजैक्शन वर्ड को इस तरह डिफाइन किया गया कि ये एक ट्रांजैक्शन है या फिर एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट यानी कोई भी इंतजाम, कोई भी संरचना। कोई भी ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन या कोई संरचना। लेन देन नहीं भी हो रहा तो ऐसी संरचना हो रही है लेन देन की, मान लीजिए, या कोई भी लेन देन की संरचना नहीं हो रही, कोई भी संरचना हो रही है। ऐसी संरचना जिसमें कि इसके द्वारा एक प्रॉपर्टी जो है इट इज ट्रांसफर्ड टू अ पर्सन और इज हेल्ड बाय अ पर्सन। तो या तो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को ट्रांसफर हो रही है और या व्यक्ति उसको होल्ड कर रहा है। जब होल्ड कर रहा है तो वहां पे संरचना वर्ड ज्यादा अप्लाई करता है कि ऐसी संरचना जिसमें व्यक्ति प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। एंड द कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय अनदर पर्सन। यहां पे प्रोवाइडेड बाय और पेड बाय वर्ड वही है जो पिछले एक्ट में थे। तो उसके लिए जो कंसिडरेशन है वो दूसरे व्यक्ति ने दिया। यहां तक ये डेफिनेशन जो है वो वही है, बस केवल इसमें संरचना की भी बात की है और हेल्ड बाय बात की है कि आज की तारीख में अगर मैं कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हूं तो प्रॉपर्टी को होल्ड करना भी एक बेनामी ट्रांजैक्शन है। मतलब मैं बेच नहीं रहा हूं किसी को, केवल होल्ड कर रहा हूं। और वो ट्रांजैक्शन बेनामी इसलिए है क्योंकि मैं होल्ड क्यों कर रहा हूं बेनामी प्रॉपर्टी को। बेनामी प्रॉपर्टी को होल्ड करना भी एक बेनामी ट्रांजैक्शन करना है क्योंकि मैंने ऐसी संरचना कर रखी है कि अब मैं प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हूं जो कि एक्चुअली बेनामी प्रॉपर्टी।
Now the property is held for the immediate or future benefit of the person who has provided the consideration. ये बात इसमें एक नई बात आई है कि प्रॉपर्टी जो है वो उसके बेनिफिट के लिए है जिसने कंसिडरेशन दिया है, जिसने उसके पैसे दिए उसके बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही है. इट इज हेल्ड फॉर मतलब जब प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर होती है तो वो आदमी उसको होल्ड कर रहा है, या तो इमीडिएट बेनिफिट के लिए होल्ड कर रहा है या फिर फ्यूचर बेनिफिट के लिए होल्ड कर रहा है. और ये बेनिफिट सीधा हो सकता है या इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हो सकता है. जिसने भी पैसा दिया था बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही दूसरे व्यक्ति के द्वारा. तो ये डेफिनेशन में जो चेंज आया है, एक तो ये संरचना की बात की हुई है और प्रॉपर्टी को होल्ड करने की बात की गई है. प्रॉपर्टी को होल्ड करना भी एक, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसका कंसिडरेशन किसी और ने दिया और जिसने कंसिडरेशन दिया उसके बेनिफिट के लिए होल्ड करने वाला व्यक्ति दूसरा है. यहां पर ट्रांसफर नहीं भी हो रही है प्रॉपर्टी. ट्रांसफर मान लीजिए 10-15 साल पहले हो गई थी. 2016 में ये जो एक्ट आया है उसके पहले ही प्रॉपर्टी मान लीजिए ट्रांसफर हो गई थी और आज की तारीख में वो केवल हेल्ड बाय है. तो अगर वो प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहा है दूसरा व्यक्ति दूसरे के बिहाफ पे, तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसका बेनामी ट्रांजैक्शन चल रहा है. और इसलिए और इसके साथ प्रोसीड्स भी शामिल हैं प्रॉपर्टी के. जहां तक अगर केवल वो प्रॉपर्टी को भी नहीं होल्ड कर रहा, उसके केवल प्रोसीड्स भी होल्ड कर रहा है. प्रॉपर्टी बिक चुकी है 16 के एक्ट आने से पहले और अब दूसरा व्यक्ति केवल उसके प्रोसीड्स को होल्ड कर रहा है, उसके पैसे को होल्ड कर रहा है, उससे रकम जो प्राप्त हुई है उसको होल्ड कर रहा है, दूसरे के बेनिफिट के लिए होल्ड कर रहा है. तो वो एक बेनामी ट्रांजैक्शन कर रहा है. और यहां भी कुछ एक्सेप्शन थे. एक्सेप्शन वही जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता के लिए जो एक्सेप्शन है. और इसी तरह से जैसे शेयर्स, अब डेपोजिटरी एक्ट में शेयर्स वगैरह नेशनल सिक्योरिटी डेपोजिटरी लिमिटेड रखती है, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है जो दूसरे के बिहाफ पे होल्ड कर रही है, पैसे दूसरे ने, और होल्ड करने वाली एनएसडीएल है तो उसको भी एग्जाम कर दिया क्योंकि वो पर्पज ही नहीं था उसको लाने का इसमें. और भी कोई भी फिड्यूशरी कैपेसिटी में हो, जैसे ट्रस्टी है, कोई एग्जीक्यूटर है ट्रस्ट का, कोई पार्टनर है किसी फर्म में, कोई कंपनी का डायरेक्टर है जो दूसरे के लिए होल्ड कर रहा है. और वो इसलिए होल्ड कर रहा है क्योंकि वो एक्ट में और लॉ में अलाउड है. जहां पर भी कोई एक्ट अलाउ करती, कोई लॉ अलाउ करती इसको, तो ठीक है. जैसे डेपोजिटरी एक्ट में शेयर का होल्ड करना एनएसडीएल के हाथ में अलाउड है, तो वो कोई बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है एनएसडीएल कि वो किसी की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, पैसा किसी और ने दे रखा है और उसके बेनिफिट के लिए होल्ड कर रहा है. वैसा प्रतीत होता है कि डेफिनेशन वहां अप्लाई कर रही है, लेकिन इसको एक्सेप्शन में लिया गया है. एंड उसके अलावा एक और एक्सेप्शन है कि एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, अगर अपने स्पाउस के नाम पे, पहले वो वाइफ शब्द था उसकी जगह पे स्पाउस आ गया है, या इन द नेम ऑफ एनी चाइल्ड, अब वो जो था कि अनमैरिड डॉटर को हटा के इन द नेम ऑफ एनी चाइल्ड, अपने किसी भी चाइल्ड के नाम पे अगर वो लेता है, एंड द कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड आउट ऑफ द नोन सोर्सेज ऑफ द इंडिविजुअल, और उस इंडिविजुअल ने अपने ज्ञात स्रोतों से वो पेमेंट किया है. यहाँ ज्ञात स्रोत इंपॉर्टेंट है. कैसे स्रोत? जो कि उसने उसके डिक्लेयर्ड स्रोत है, जहां भी अगर उसको डिक्लेयर करना चाहिए अंडर लॉ, तो वहां पे उसने वो स्रोत छुपाए नहीं है और वो स्रोत उसने डिक्लेयर कर रखे हैं. तो ज्ञात स्रोतों से अगर कोई व्यक्ति अपने वाइफ के नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे, या अपने किसी भी बच्चे के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी ले, तो पेमेंट उसका वो खुद करता है, अपने नॉन सोर्सेज से करता है, तो दैट इज एन एक्सेप्शन, तो दैट कैन बी डन. अगर ऐसे सोर्सेज हैं जो अननोन सोर्सेज, कोई करप्शन का पैसा उसके पास रखा हुआ, उससे पेमेंट करके किसी अपने वाइफ के नाम पे खरीद के रखता है, तो वो नहीं बचेगा. एनी पर्सन इन द नेम ऑफ हिज ब्रदर और सिस्टर, कोई भी व्यक्ति अपने भाई और या बहन के नाम पे
या अपने लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट के नाम पे। लीनियल का मतलब होता है उसके लाइन में जो ऊपर नीचे हैं, जैसे उसके फादर, फादर के फादर, फादर के फादर के फादर, दादा परदादा, ऐसी उसकी मदर, मदर की मदर, मदर मदर की मदर की मदर, दैट वे, या मदर के फादर। तो ये सब लीनियल असेंडेंट्स हैं, या लीनियल उसके लाइन में जो आते हैं, चाहे वो नीचे की तरफ हो असेंडेंट हो, ऊपर की तरफ, या डिसेंडेंट यानी बच्चे साइड में डिसेंडेंट हो, उस लाइन में जो भी है, यानी अपने फैमिली की लाइन में जो भी व्यक्ति है उनके नाम पर अगर वो लेता है, या अपने भाई या बहन के नाम पे लेता है, जहां पर जो नाम है ब्रदर सिस्टर का या लीनियल या असेंडेंट या डिसेंडेंट का और उस इंडिविजुअल का मिला के नाम जॉइंट ओनर के रूप में आ रहा है डॉक्यूमेंट में। कभी ऐसे एक डॉक्यूमेंट में 2 जॉइंट ओनर होते हैं। एंड द कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द नोन सोर्सेज ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ भी थोड़ा विस्तृत कर दिया गया। अभी लोग अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे लेते हैं। हम लोग कई बार HUF में नहीं भी रह रहे होते, लेकिन फिर भी ब्रदर सिस्टर में रिलेशंस स्ट्रांग होते हैं भारत में, तो इसलिए भाई बहन के नाम पे लोग लेते हैं प्रॉपर्टी। तो अगर प्रॉपर्टी को भाई या बहन के नाम पे लिया गया, या किसी भी लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट के नाम पे लिया गया है, और उसका पेमेंट उस इंडिविजुअल के द्वारा किया गया, तो वो भी एक्सेप्शन में आती है, उसको भी छूट है, वो किया जा सकता है, वो कोई बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगा। उसके बाद ये जो बेनामी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन चल रही है, क्योंकि ये डेफिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पहला तो ये था कि ऐसा ट्रांजैक्शन अरेंजमेंट जिसमें कि प्रॉपर्टी होल्ड की जाती है या ट्रांसफर की जाती है किसी एक व्यक्ति को, उसका पेमेंट जो है दूसरा व्यक्ति कर रहा है, और वो उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए किया जाता है जिसने उसका कंसिडरेशन दिया था। फर्दर डेफिनेशन ये है इसकी कि ये बेनामी ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन है या एक ऐसा अरेंजमेंट है ऐसे प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है जो कि फिक्टिशियस नाम पे किया गया है, यानी जिसके नाम पे किया जा रहा है ये अरेंजमेंट या ट्रांजैक्शन, वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिक्शन है, वो फैक्ट नहीं है, वो तथ्य नहीं है, वो मौजूदगी नहीं है उसकी। तो किसी ऐसे फिक्टिशियस नेम पे अगर कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है तो वो भी एक बेनामी ट्रांजैक्शन है। और एक ट्रांजैक्शन है अरेंजमेंट जो कि ऐसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में किया जाता है वेयर द ओनर को पता नहीं है, ही इज नॉट अवेयर ऑफ या डिनाइज नॉलेज ऑफ सच ओनरशिप। वो उसकी नॉलेज डिनाई कर देता है कि मुझे पता नहीं है, वो अवेयर नहीं है इसके बारे में। ही डिनाइज द नॉलेज ऑफ द ओनरशिप। जैसे आप गए सर्च में, किसी के पास प्रॉपर्टी है, आपने कहा कि ये किसके नाम पे है प्रॉपर्टी, आपने देखा कि उसके नाम पे है वो प्रॉपर्टी, ही इज द ओनर। तो वो कह रहा नहीं, मुझे तो ये मालूम नहीं है कि मेरे नाम पे है। और वो कागज उस प्रॉपर्टी के दूसरे के घर में मिल गए, सीताराम के नाम पे प्रॉपर्टी है, और लेकिन वो सीताराम का नाम उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो पाए गए मान लीजिए कि जीवन राम के घर में। अब जीवन राम ये कह रहे हैं उस प्रॉपर्टी के कागज चूंकि सीताराम के पास है, सीताराम के नाम पे है, तो सीताराम के पास गए, और सीताराम ये कहते हैं साहब मुझे तो पता नहीं है ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, क्योंकि अपेरेंटली जीवन राम ने सीताराम के नाम पे वो प्रॉपर्टी क्रय कर रखी थी, उसके नाम पे ले रखी थी, लेकिन उसको पता ही नहीं था, ना उसने कोई उसका पेमेंट किया था। यदि कोई थर्ड पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी ले ले तो वही केस है कि जिसमें कि वो थर्ड पर्सन उसको डिनाई कर दे। हाँ, अगर वो डिनाई नहीं करता, वो कहता हाँ नहीं मेरी है ये प्रॉपर्टी, फिर क्या होगा? तो अगर वो डिनाई नहीं करता, वो कहता हाँ मेरी प्रॉपर्टी है, फिर सवाल आएगा कि प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है तो ये किसके बेनिफिट के लिए है और होल्ड कौन कर रहा है उसको। तो अगर प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है वो उसके बेनिफिट के लिए नहीं है, दूसरे व्यक्ति के बेनिफिट के लिए है, अगर ये साबित किया जा सके तो भी वो बेनामी ट्रांजैक्शन में आ जाएगा।
उसके बाद ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी वेयर द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज नॉट ट्रेसेबल। जिस व्यक्ति ने पैसा दिया था वो ट्रेस नहीं हो रहा, या वो व्यक्ति फिक्टिशियस है। अब आप सर्च में गए, आपको एसएससी मिला, प्रॉपर्टी मिली, वो प्रॉपर्टी एसएससी के नाम पे है। एसएससी पूछा कि इसका सोर्स क्या बताओ, अब सोर्स नहीं बता पा रहा। उससे पूछ रहे हैं कि इसका पैसा, कितना पैसा लगा था इस प्रॉपर्टी में, उसमें लिखा हुआ है एग्रीमेंट में 50 लाख रुपया दिया गया। उससे पूछा कि 50 लाख कहाँ से आया ये, तो वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं। तो यानी कि जहां पर भी हम अपने इनकम टैक्स के अन्वेषण में ये साबित कर पाए कि कोई वैसी प्रॉपर्टी है जिसका स्रोत ट्रेसेबल नहीं है या स्रोत फिक्टिशियस है, तो जहां पे भी स्रोत का मामला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो नहीं उसका स्रोत बता पाता तो हम उसको उसकी इनकम मान लेते हैं और उसको टैक्स कर लेते हैं। ये तो हुआ इनकम टैक्स एक्ट में जो आप करते हैं। लेकिन यहां पर एक बात साफ लिखी हुई है कि ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कि कंसिडरेशन जिसने दिया है वो ट्रेसेबल नहीं है, वो फिक्टिशियस है, तो वो एक बेनामी ट्रांजैक्शन है। और एक बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस पर लगेंगे, यानी एक तरह से उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। टैक्स लेना तो अपने जगह ही है। अब यहाँ पे आ गया एक्सप्लेनेशन। For the removal of doubts, it is hereby declared that Benami transaction shall not include any transaction involving the allowing of the possession of property under Section 53A. If under any law for the time being in force, consideration for such property has been provided by the person to whom possession of property has been allowed, but the person who has granted the possession thereof continues to hold ownership of such property, and the stamp duty on such transaction has been paid, and the contract has been registered. अब सेक्शन 53A ये कहता है कि अगर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन है जो कि ये कहता है कि अगर दो लोगों के बीच में एक प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का एग्रीमेंट होता है और दोनों लोग उसका सही रूप से पालन कर रहे हैं और सही रूप से अनुपालन करते करते पोजेशन जो है प्रॉपर्टी का दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया है, और पोजेशन दे दिया गया है लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अभी पार्ट परफॉर्मेंस किया, यानी पूरा पेमेंट अभी नहीं हुआ। अगर पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है केवल, तो ऐसे कंडीशन में 53A में ये लिखा हुआ है कि भाई आप जिस प्रॉपर्टी को, जिस व्यक्ति को पोजेशन दे दिया गया है अंडर ए प्रॉपर एग्रीमेंट, उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकता है दूसरा व्यक्ति, उसको पोजेशन से हटा नहीं सकता जब तक कि वो उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से वो ठीक चल रहा हो। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर इस एक्ट में दिया हुआ है कि जहां 53A अप्लाई होता है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है और साथ में कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी जो है प्रोवाइड किया जा चुका है बाय द पर्सन, यानी कंसिडरेशन दिया जा चुका है, यानी पेमेंट हो गया है। जैसे कोई बिल्डर है, मान लीजिए वो फ्लैट बना रहा है और जिसने खरीदा है फ्लैट उसने उसका पेमेंट कर दिया है, तो उसने कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दिया है, उसको पोजेशन भी मिल गया, टू हुम पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन अलाउड, बट द पर्सन हु हैज ग्रांटेड द पोजेशन कंटिन्यूज टू होल्ड ओनरशिप। लेकिन जिस व्यक्ति ने पोजेशन दिया उसकी ओनरशिप उसी के पास है। अभी ओनरशिप अगर उसके पास है तो क्या होता है कि ओनर अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, ओनरशिप अभी भी बिल्डर के पास है, पोजेशन ले चुका है दूसरा व्यक्ति, उसको डिस्पोजेस तो किया नहीं जा सकता, राइट। और स्टैम्प ड्यूटी ऐसे ट्रांजैक्शन पे भी पे कर दी गई है, और कॉन्ट्रैक्ट भी अगर रजिस्टर हो गया है, जो भी सेल कॉन्ट्रैक्ट था उसको रजिस्टर भी कर दिया इन्होंने। थोड़ा बहुत पेमेंट बाकी है या जितना भी पेमेंट बाकी उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो गया अगर, यानी रजिस्ट्री अगर हो गई है
और स्टैम्प ड्यूटी भी पे हो गई, तब वो बेनामी ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि भाई अगर बिल्डर रजिस्ट्री नहीं करते, जिनको फ्लैट बेच और पोजीशन दे के बैठे रहते हैं, या कई बार जो खरीदते हैं वो अपने रजिस्ट्री अगर नहीं कराते, तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन माना जा सकता है। क्योंकि अगर एक बार रजिस्ट्री हो जाती है और स्टैम्प ड्यूटी पे हो जाती है और कंसिडरेशन पूरा पे हो चुका है, हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द पर्सन, और पोजेशन दिया जा चुका है, ये चार चीजें अगर हो गई हैं, तब वो बेनामी ट्रांजैक्शन के तहत नहीं आएगा। और पोजेशन जो दिया गया था वो पार्ट परफॉर्मेंस के तहत दिया हुआ है। तो यानी पूरा कंसिडरेशन अगर नहीं भी दिया, यहाँ फुल कंसिडरेशन वर्ड नहीं है, कंसिडरेशन भले ही जो भी दे रहा है, लेकिन उसने दिया कंसिडरेशन, जिसको पोजीशन मिला, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहा है सेक्शन 53A के तहत कॉन्ट्रैक्ट के, और कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर हो गया है, तब जाके वो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट नहीं हुआ या रजिस्ट्री नहीं हुई, तो उस केस में वो बेनामी ट्रांजैक्शन ट्रीट हो सकता है। तो इट इज जस्ट फॉर द बेटर कंप्लायंस ऑफ दोज पीपल हु आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज या कंस्ट्रक्टिंग प्रॉपर्टीज एंड सेलिंग देम। एक सवाल यहां पे आ रहा है कि अगर जिसके नाम पे है प्रॉपर्टी, उसके बेनिफिट के लिए है और उसने कंसिडरेशन दिया ही नहीं, तो इसमें क्या सिचुएशन बनती है? तो सवाल ये उठता है कि अगर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसी के बेनिफिट के लिए है और दूसरे के बेनिफिट के लिए नहीं है, तो कंसिडरेशन कोई तो देगा। बिना कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी उसके पास कैसे आ गई? तो अगर ये वो नहीं बता पाएगा इसका कंसिडरेशन किसने दिया, तो कंसिडरेशन देने वाला व्यक्ति जो है वो फिक्टिशियस हो जाएगा। तो फिक्टिशियस वाली डेफिनेशन में फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है ये और लगा के नहीं दी गई है, एंड ये एंड लगा के नहीं दी गई। ये जितने ABCD पॉइंट्स हैं सब अलग अलग है। तो अगर कंसिडरेशन देने वाला ट्रेस नहीं हो रहा, तो यहाँ साफ तौर पे डी में आ रहा है ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट। ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें प्रॉपर्टी एक व्यक्ति होल्ड कर रहा है, पर्सन प्रोवाइडिंग कंसिडरेशन ट्रेसेबल नहीं है, फिक्टिशियस है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सर्च में गए और आपने कोई प्रॉपर्टी देखी किसी की, और आपने उससे पूछा स्रोत बताइए, तो स्रोत नहीं बता पा रहा, तो वो एक बेनामी ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है जिसका स्रोत नहीं बता पा रहा। वो जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है वो तो स्रोत बताएगा ना कि उसके लिए कंसिडरेशन किसने दिया। ओके, उसके बाद आते हैं, एक डेफिनेशन है बेनामीदार की। बेनामीदार मीन्स अ पर्सन और ए फिक्टिशियस पर्सन। कोई कभी कभी प्रॉपर्टी फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे भी है, तो जिसके नाम पे होती है प्रॉपर्टी वो है बेनामीदार। इन हुज नेम द बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड और इन हुज नेम द बेनामी प्रॉपर्टी इज हेल्ड, एंड इट इंक्लूड्स अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम। जो अपना नाम लेंड कर देता है वो भी उसमें शामिल। फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन नॉर्मल डेफिनेशन है, जो ओपन मार्केट में सेल होती है, जो उसका रेट होता है वो है। उसके बाद हम आते हैं पर्सन की डेफिनेशन। आप देख सकते हैं कि वही डेफिनेशन है जो इनकम टैक्स एक्ट में जो डेफिनेशन है पर्सन की, और प्रॉपर्टी को भी डिफाइन किया गया है। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को और विस्तृत बनाया गया है यहाँ पे। एसेट किसी भी तरह का, चाहे वो चल संपत्ति हो, चाहे अचल संपत्ति हो, टेंजिबल इनटेंजिबल, कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल, जैसे कंपनी होल्ड कर रही है उसको, या प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि जिसको एक कंपनी का रूप दिया गया है। एंड इंक्लूड्स एनी राइट और इंटरेस्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग द टाइटल। कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, वो भी प्रॉपर्टी है। इंक्लूड्स एनी राइट और इंटरेस्ट और द लीगल डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए किसी के घर में लीगल डॉक्यूमेंट मिल गए प्रॉपर्टी, और इंस्ट्रूमेंट्स मिल गए
जो ये एविडेंस कर रहे हैं कि वो टाइटल किसका है या किसका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में, किसका हस्तक्षेप है, यानी किसका वो किसकी है वो प्रॉपर्टी, एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज केपेबल ऑफ कन्वर्जन इनटू सम अदर फॉर्म देन प्रॉपर्टी इन द कन्वर्टेड फॉर्म। अगर प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो सकती है तो कन्वर्टेड रूप में भी प्रॉपर्टी है। और उसमें साफ तौर पे लिखा है कि इंक्लूड्स द प्रोसीड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी, तो प्रोसीड्स भी प्रॉपर्टी है। ये बात बहुत क्लियरली बार बार आ रही है। लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी के घर में मान लीजिए लीगल डॉक्यूमेंट मिल गया, प्रॉपर्टी लैंड का लीगल डॉक्यूमेंट मिल गया, तो वो भी प्रॉपर्टी है। उसके बाद ट्रांसफर वर्ड को भी डिफाइन किया गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रॉपर्टी अटैच होने से पहले ओरिजिनल पर्सन आ जाता है तो वो कॉन्फिस्केट होगी कि नहीं होगी। देखिए, ओरिजिनल पर्सन आता है या नहीं आता उससे मतलब नहीं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कॉन्फिस्केट होने से पहले ये प्रूव हो गया कि हाँ इनकी प्रॉपर्टी है या वो फिक्टिशियस पर्सन नहीं है, तो किसी भी स्टेज में अगर ये साबित कर देंगे आपकी बेनामी ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो खत्म हो जाता है मामला। अगर अगर उसके बाद कोई अटैच कर भी देगा या कॉन्फिस्केट कर भी लेगा तो वो निरस्त हो जाएगा। तो इसमें कोई बात नहीं है। आप अगर अगर साबित किसी भी स्टेज में हो जाता है कि वो ट्रांजैक्शन बेनामी नहीं था और वो ट्रेस हो गया पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी थी, और किसी भी और तरह से भी वो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है, अगर बेनामी ट्रांजैक्शन होता है तब तो फिर कॉन्फिस्केट हो जाएगी। ट्रांसफर में शामिल है सेल, परचेज और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजेशन और लियन। ट्रांसफर वर्ड को डिफाइन किया है। उसके बाद प्रोहिबिशन सेक्शन 3 में कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो है बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करेगा, और अगर एंटर करता है तो वो 3 साल की सजा, वो बात जो पहले भी दी गई थी वो लिखा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति जो बेनामी ट्रांजैक्शन में एंटर करता है इस डेट के बाद, जब कमेंस हो गया ये अमेंडमेंट एक्ट, वो भी पनिशेबल होगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन चैप्टर 7। whoever enters into any बेनामी ट्रांजैक्शन, और बेनामी ट्रांजैक्शन मतलब whoever holds the property, यानी सरकार कह रही है जो भी होल्ड करके रखे वो छोड़ दे उसको तुरंत ही, जैसे ही एक्ट आ रहा है छोड़ दे उसको, प्रॉपर्टी होल्ड करके ना रखे, दे दे सरकार को। अगर होल्ड करके रखेगा तो ही हैज टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज 3 साल की जो सजा है वो उस पर लागू हो सकती है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रॉपर्टी बेनामीदार के पास था और उसके पकड़े जाने के बाद अगर कम अप होता है, तब प्रॉपर्टी तो बेनामीदार है, वो प्रॉपर्टी तो वही होल्ड कर रहा है बेनामीदार, और बेनामीदार आपका कहना है कि बेनामीदार शायद था नहीं और हमने प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया। अच्छा, ओरिजिनल पर्सन आता है, आपका कहना मतलब जिसने कंसिडरेशन प्रोवाइड किया था वो अगर बाद में आ जाता है और कहता है मैं हूं ओरिजिनल पर्सन इसका, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है उसकी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्राइम तो बन गया ना कि वो जो बेनामीदार था वो होल्ड कर रहा था प्रॉपर्टी को इसके बिहाफ पे। जब आप ये साबित कर चुके हैं कि वो इसके बिहाफ पे होल्ड कर रहा था, अगर ये हो गया कि वो फिक्टिशियस पर्सन के ग्राउंड पे आप एक्शन ले रहे हैं कि उसका पता नहीं चल रहा फिक्टिशियस और वो अचानक आ गया, तब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन पे करने वाला वो था और क्या उसके बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही है। बेनिफिट साबित करना पड़ेगा। अगर आप बेनिफिट साबित कर पाएंगे तभी ये मामला आगे बढ़ेगा। अगर ऐसा लगेगा कि जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है उसी के बेनिफिट के लिए है, तब मामला नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली कह दी गई है कि बेनामी ट्रांजैक्शन में पैसा कोई देता है और जो पैसा देता है उसके बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी होती है।
अदरवाइज वो एक बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है, अनलेस कि वो BCD क्लॉज में आ रहा हो, फिक्टिशियस और उस टाइप के क्लॉजेस में अगर आ रहा हो। तो इसके लिए अगर वो आदमी आ जाता है, ओरिजिनल पर्सन है, देन ही हैज टू टेल कि प्रॉपर्टी किसके लिए है। वो आ क्यों रहा है आफ्टर ऑल, भाई वो प्रॉपर्टी कह रहा है ना मेरी है, तो अगर उसके बेनिफिट के लिए है तो फिर बेनामी ट्रांजेक्शन हो गया, तो वो आएगा क्यों, उसको भी सजा हो जाएगी। ओके, फिर आते हैं 4 पे, प्रोहिबिशन ऑफ द राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। फिर वही बात है कि कोई भी सूट या क्लेम नहीं ला सकता है कोई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ नहीं ला सकता जो होल्ड कर रहा है बेनामी प्रॉपर्टी को कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली और वो देने के मूड में नहीं है वापस, तो जिसने उसको खरीदा था वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा, कोर्ट तो जा नहीं पाएगा वो। तो नॉर्मली लोग कई बार फिक्टिशियस आदमी के नाम पे ले लेते हैं, और कभी कभी ऐसे व्यक्ति के नाम पे लेते हैं जो उनका एम्प्लॉई है, या कई वर्षों से या कई पुश्तों से उनका एम्प्लॉई है, और उनको पता है कि भाई ये प्रॉपर्टी लेके भागेगा नहीं, अदरवाइज लॉ उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं देती। और जिस दिन पता चल गया तो सरकार कॉन्फिस्केट कर लेगी, सीधी सी बात है। वो व्यक्ति लेके जाए ना जाए, और सरकार उसको कॉन्फिस्केट कर लेगी प्रॉपर्टी को, और वो डिफेंस भी जाके नहीं कोर्ट में ले सकता अगर वो प्रॉपर्टी लेके भाग गया उसकी। ना प्रॉपर्टी है बेनामी लायबल टू कॉन्फिस्केशन, ये बात 5 में दी गई है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि बेनामी ट्रांजैक्शन का सब्जेक्ट मैटर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्फिस्केट करने के लिए लायबल शैल बी लायबल, यानी उसको कॉन्फिस्केट करना ही होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। A prohibition on retransfer of property by benami. No person being a benamidar shall retransfer the benami property held by him to the beneficial owner. ये प्रोविजन भी किया गया है कि अगर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी एक बार ले ली गई, अगर पेमेंट उसका किसी और ने किया, तो जिसने पेमेंट किया है उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता अंडर लॉ। ऐसा कोई भी ट्रांसफर जो होगा वो इनवैलिड या इलीगल होगा। Where any property is retransferred in contravention of this provision, the transaction shall be deemed to be null and void. उस ट्रांजेक्शन को नल एंड वॉइड माना जाएगा, यानी वो माना जाएगा वो ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। तो यानी कि बेनामीदार से कंसिडरेशन पे करने वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता, वो लीगल ट्रांसफर नहीं होगा, लीगली नहीं ले सकता। वो साइन वाइन भी करा ले उससे एग्रीमेंट पे, ये तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, साइन करो यहाँ पे, सब कर दे, तो भी प्रॉपर्टी उसकी नहीं हुई। तो इसलिए ये बैन है उस ट्रांसफर पे। अब आते हैं कौन कौन सी इसमें अथॉरिटीज पिक्चर में आती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है एक या उससे ज्यादा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होंगी, और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो उसमें चेयरपर्सन होगा और 2 अदर मेंबर्स होंगे। और उसके बाद कुछ ये लिखा है कि उसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे, जैसे एक पर्सन जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का मेंबर होगा, जो जिसने की कमिश्नर की पोस्ट होल्ड कर रखी है, या फिर कोई इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर होगा जो कि उसने जॉइंट सेक्रेटरी के इक्वलेंट पोस्ट होल्ड की हुई है, और चेयरपर्सन या अदर मेंबर्स ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद इसकी बेंचेस बनेंगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अलग अलग जगह बेंचेस बनेगी, ये नॉर्मल प्रोविजंस हैं। उसके बाद जो पावर होगा इस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कि वो अपना प्रोसीजर को खुद ही रेगुलेट कर सकता है, वो कोई कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं है, केवल वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से तो बाउंड है कि कोई भी किसी के खिलाफ एक्शन लेगा तो उसको बता के लेना पड़ेगा, स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा, ये सब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करेंगे। लेकिन वो अपना प्रोसीजर खुद सेट कर सकती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपने प्रोसीजर के रूल्स पास कर सकती है कि ये हमारा प्रोसीजर होगा। उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस कितना लंबा होना चाहिए, तो 5 साल का चेयरमैन का है या 62 साल, और उसके बाद मेंबर्स के लिए भी टर्म्स ऑफ वो सब है, आप पढ़ सकते हैं उसको। और मेंबर जो है उसका चेयरपर्सन का काम कभी कभी करेगा। तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। उसके बाद आती हैं ये 4 अथॉरिटीज हैं। फॉलोइंग शैल बी द अथॉरिटीज फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के लिए 4 अथॉरिटीज होती हैं।
पहली अथॉरिटी है इनिशिएटिंग ऑफिसर, वो शुरू करेगा किसी मुकदमेबाजी को या कॉन्फिस्केशन को, और अप्रूविंग अथॉरिटी उसको उसके काम को अप्रूव करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जब कॉन्फिस्केट हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटर उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा, उसका मेंटेनेंस करेगा, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करेगी कि अप्रूविंग अथॉरिटी ने जो काम किया था वो ठीक किया था कि नहीं किया था। इट इज़ लाइक ए अपीलेट अथॉरिटी। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऊपर है ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल के ऊपर है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह का यहाँ पे है। तो जैसे इनकम टैक्स में एक इनिशिएटिंग ऑफिसर को अगर आप समझे कि असेसिंग ऑफिसर, अप्रूविंग अथॉरिटी को उसका जॉइंट कमिश्नर समझे, तो जॉइंट कमिश्नर के अप्रूवल से इनिशिएटिंग ऑफिसर ने कुछ काम किया और उसके बाद मैटर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी अपील के पास चला गया। बस फर्क ये है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो इनकम टैक्स के लोगों को जरूरी नहीं है। हालांकि अभी तक जो अथॉरिटी पीएमएलए का एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की, वही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस एक्ट की भी है। तो जैसे जैसे केस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज बनती जाएंगी। जो पावर और जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटीज के पास जो पावर होता है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से उनको ग्रहण हो रहा है कि वो जो पावर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिए हुए हैं, यानी वो अपने प्रोसीजर के लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से नहीं बंधे हैं कि कैसे वो काम करेंगे, लेकिन जो पावर मिल रही है उनको वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से मिल रही है कि अगर उनको डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस, कंपेलिंग द बुक्स, कमीशन इशू करना, एफिडेविट रिसीव करना, और कोई भी और मैटर जो कि प्रेस्क्राइब्ड हो उस संबंध में, जो भी पावर है वो रूल्स में जैसे जो भी प्रेस्क्राइब होता है उस संबंध में जो भी पावर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से उनको मिल रहे हैं। एंड ऑल द पर्सन जो सम्मन किए जाते हैं सबसेक्शन 1 में, वो बाउंड होंगे कि वो अटेंड करेंगे इन पर्सन और थ्रू द ऑथराइज्ड एजेंट्स, और जैसे भी कोई भी अथॉरिटी डायरेक्ट करेगा इस एक्ट की, और वो बाउंड होंगे कि वो ट्रुथ सच बताएं अपॉन एनी सब्जेक्ट रिस्पेक्टिंग विच दे आर एग्जामिन्ड, जिसमें उनका एग्जामिनेशन किया जाता है यानी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर वो स्टेटमेंट्स देंगे एंड वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे जो उनसे रिक्वायर्ड होंगे। और उसके बाद कुछ ऑफिसर्स हैं जो कि उनको असिस्ट करेंगे। तो हर डिपार्टमेंट के वर्चुअली ऑफिसर्स को ये कहा गया है कि द फॉलोइंग ऑफिसर शैल असिस्ट द अथॉरिटीज इन द एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी कि जो भी वो डायरेक्शन देंगे बेनामी ऑफिसर्स, वो जो भी अथॉरिटीज हैं, इनिशिएटिंग ऑफिसर भी जो डायरेक्शन देगा तो दूसरे ऑफिसर्स को उसको फॉलो करना है। जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, या जो कस्टम्स के जो ऑफिसर्स हैं, या जो नारकोटिक्स के ऑफिसर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज के जो हैं, आरबीआई के, पुलिस के, एनफोर्समेंट के, सेबी के, और भी सेंट्रल और स्टेट एक्ट में जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट हैं, और भी जो दूसरे ऑफिसर्स सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटीज़ के, जो कि नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई किए जाएंगे टाइम टू टाइम, वो भी ड्यूटी बाउंड होंगे असिस्ट करने के लिए। तो असिस्टेंस की ड्यूटी सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास है। और उसके बाद इनिशिएटिंग ऑफिसर के पास एक कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। इनिशिएटिंग और द अप्रूविंग अथॉरिटी और द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इनका पावर होगा कि वो किसी भी ऑफिसर को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के या लोकल बॉडी के रिक्वायर करें कि भाई जो जिम्मेदार है रजिस्टर करने के या मेंटेन करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को जिसमें कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऐसे हर ऑफिसर को वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो उनको वो इंफॉर्मेशन फर्निश करे किसी भी पर्सन से रिलेशन में, किसी पॉइंट पे या किसी मैटर पे जो कि यूज़फुल है। और हर ऑफिसर जिसको ऐसे कहा जाता है कि फर्निश करे, वो उस फॉर्म में या जिस मैनर में प्रेस्क्राइब किया जाएगा उसकी ड्यूटी होगी, ही शैल फर्निश दैट इंफॉर्मेशन। तो फॉर्म एंड मैनर मतलब विद इन द टाइम अलाउड उसको वो फर्निश करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन, उस मैनर में फर्निश करनी पड़ेगी, उस फॉर्म में फर्निश करनी पड़ेगी जो कि रूल्स के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड होगी। और इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2016 में रूल्स भी बन चुके हैं। सो पावर ऑफ अथॉरिटी टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स को इम्पाउंड करने का भी पावर है अथॉरिटीज के पास। जहाँ पर भी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या दूसरे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं अथॉरिटी के सामने किसी भी प्रोसीडिंग में,
और अथॉरिटी बिहाफ में उसके बाद रीज़न टू बिलीव है कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या दूसरे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है इम्पाउंड करने की उनको और रखने की ज़रूरत है किसी भी इंक्वायरी के लिए इस एक्ट के तहत, तो वो उसको इम्पाउंड करेगा और रिटेन कर लेगा उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 3 महीने तक के लिए उस डेट ऑफ ऑर्डर से अटैचमेंट के जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर करेगी। फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अटैचमेंट मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर 26(3), तो जो अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर है वहाँ से 3 महीने तक के लिए ये डॉक्यूमेंट्स इम्पाउंड रहेंगे। Provided that the period of retention of books of accounts may be extended beyond a period of 3 months from the date of the order of attachment, where the authority records in writing, और adjudicating authority रिकॉर्ड कर सकती है राइटिंग में कि वो उसका टाइम ओवर फर्दर एक्सटेंड कर रही है, तो वो रिकॉर्ड करके फर्दर एक्सटेंड कर सकती है इम्पाउंडिंग का जो टाइम है। एंड वेयर द अथॉरिटी इम्पाउंडिंग एंड रिटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स इज द इनिशिएटिंग ऑफिसर। अगर इम्पाउंड करने वाली अथॉरिटी इनिशिएटिंग ऑफिसर है, अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं है, तो ही शैल ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी, तो उसको अप्रूविंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल इम्पाउंडिंग। यानी इनिशिएटिंग ऑफिसर पहले इम्पाउंड कर सकता है, उसके बाद 15 दिन के अंदर उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड सीक फर्दर अप्रूवल। उसके बाद अप्रूविंग अथॉरिटी से वो अप्रूवल लेगा फर्दर कि इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए, और ये अप्रूवल उसको उस इनिशियल रिटेंशन के पीरियड के एक्सपायरी के पहले लेना पड़ेगा। और बहरहाल जो भी एक जो पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स का, वो किसी भी हालत में 30 दिन से ज़्यादा सारी प्रोसीडिंग के कंक्लूड होने के बाद नहीं हो सकता। सारी प्रोसीडिंग कंक्लूड होने अंडर दिस एक्ट, यानी कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है तक भी बुक्स जो है वो इम्पाउंड रह सकती है और उनका इम्पाउंडिंग को एक्सटेंड किया जा सकता है। द पर्सन फ्रॉम हुम द बुक्स वर इम्पाउंडेड शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन कॉपीज। जिससे बुक्स इम्पाउंड हुई थी वो कॉपीज ले सकता है, और अगर जब पीरियड एक्सपायर कर जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इम्पाउंडिंग का, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स को वापस करना होगा टू द पर्सन फ्रॉम हुम they were impounded unless the approving authority or the adjudicating authority permits their release to any other person. अगर ये लोग अप्रूव करें तो किसी और को रिलीज करना है तब तो किसी और को रिलीज किया जाएगा, अदरवाइज वो उसी व्यक्ति को रिलीज किया जाएगा जिससे इम्पाउंड की गई थी। जब वो टाइम आ जाएगा जो मैक्सिमम टाइम जहाँ तक एक्सटेंशन हुआ है या जब तक हो सकता है एक्सटेंशन उसका। और इनिशिएटिंग अफसर के पास जो है ये पावर है कि वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। यानी इनिशिएटिंग ऑफिसर को अगर इंक्वायरी करनी है तो उसको पहले अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होगा। अप्रूविंग अथॉरिटी नॉर्मली जॉइंट कमिश्नर के लेवल के होते हैं, एंड अप्रूवल लेने के बाद ही शैल हैव द पावर टू कंडक्ट और कॉज टू बी कंडक्टेड। वो खुद कंडक्ट कर सकता है, किसी और से करा सकता है कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, एसेट, डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर रेलिवेंट मैटर्स अंडर दैट। वो कोई भी कर सकता है या करवा सकता है। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी कह सकता है ये आपके पास ये सूचना है ये दे दीजिए, या उनको बुला के उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, या कोई इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है, या उनकी राय भी मांग सकता है। कोई भी इंक्वायरी कर सकता है। अब आती है बात अटैचमेंट की, कन्फिस्केशन की। जब जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है अपने मटेरियल के बेसिस पे जो पोजेशन में है उसके पास अगर रीजन टू बिलीव है, यानी अगर वो विश्वास करने लायक कारण है उसके पास कि कोई भी पर्सन अगर बेनामीदार है, उसके पास ये कारण है किसी भी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, तो वो रिकॉर्ड करेगा रीजन इन राइटिंग, और रीजन रिकॉर्ड करके ये में इशू अ नोटिस टू द पर्सन टू शो कॉज। वो शो कॉज करने के लिए कि कॉज बताएं कि विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड कि प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी क्यों ना मान लिया जाए। तो इस तरह का वो नोटिस उसको देगा। जहां पर भी ये नोटिस देगा वो उस प्रॉपर्टी को अगर स्पेसिफाई करता है कि एज बीइंग हेल्ड बाय अ बेनामीदार, रेफर टू दैट सबसेक्शन। कॉपी ऑफ द नोटिस शैल आल्सो बी इशूड टू द बेनिफिशियल ओनर।
तो इस नोटिस की कॉपी बेनामीदार को ही नहीं, बेनामीदार को तो नोटिस दिया जाएगा, लेकिन नोटिस की कॉपी बेनिफिशियल ओनर को भी दी जाएगी। क्योंकि अगर आप बेनामीदार साबित करने वाले हैं तो इसका मतलब कि आपको ये पता है कि बेनिफिशियल ओनर कौन है या फिर वो फैक्टिशियस है, क्या है। आप नोटिस दे रहे हैं, उसके पहले आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि या तो फिक्टिशियस है या उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए वो प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही है जिसने पैसा दिया था। तो नोटिस देगा, और जहां पर इनिशिएटिंग ऑफिसर इस ओपिनियन के हैं कि जो पर्सन है पोजेशन में प्रॉपर्टी के, वो उस प्रॉपर्टी को हटा देंगे, एलिनेट कर देंगे, दूर कर देंगे नोटिस के पीरियड के दौरान, तो वो अप्रूविंग अथॉरिटी से जाके अप्रूवल लेगा और एक ऑर्डर करेगा। उस तरह से वो प्रोविजनली अटैच कर सकता है उस प्रॉपर्टी को, जैसा प्रेस्क्राइब मेथड होगा। और ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है, ये 90 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, उस नोटिस के इशू करने की डेट से, उसको रिसीव करवाने की डेट से नहीं, इशू करने की डेट से। और जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है, यानी इनिशिएटिंग ऑफिसर जब ये नोटिस दे रहा है, नोटिस देने के पहले वो अप्रूविंग अथॉरिटी से कोई अप्रूवल नहीं ले रहा। अप्रूवल केवल वो तब जाके लेगा जब उसको कोई प्रॉपर्टी अटैच करनी होगी प्रोविजनली। और जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है वो अपनी इंक्वायरीज करेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट्स कॉल फॉर करेगा, एविडेंस कॉल फॉर करेगा, जैसे उसको वो फिट समझता है, फिट मानता है, और सारे रेलिवेंट मटेरियल को अकाउंट फॉर करके वो 90 दिन के अंदर, जिस टाइम के लिए उसने प्रॉपर्टी ऐसे अटैच करना अलाउड था उसको, वो 90 दिन के अंदर इशू ऑफ नोटिस के डेट से वो क्या करेगा कि वे जहाँ पर प्रोविजनल अटैचमेंट उसने कर दिया था, तो वहाँ पे वो एक ऑर्डर पास करेगा उस प्रोविजनल अटैचमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। और उसको कंटिन्यू करने का ऑर्डर उस अप्रूविंग अथॉरिटी के से करेगा, और तब तक के लिए करेगा जब तक कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस पर ऑर्डर नहीं पास करती। यहाँ पर वो टाइम लिमिट नहीं है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अटैचमेंट या रिलीज ऑर्डर से तक के टाइम के लिए उसको वो कंटिन्यू कर देगा प्रोविजनल अटैचमेंट को, और अगर वो, या फिर उसको रिवोक कर देगा। यानी या तो वो डिसाइड कर लेगा कि ये प्रॉपर्टी बेनामीदार है, और वो ये डिसाइड करके ऑर्डर कर देगा और वो प्रोविजनल अटैचमेंट को बढ़ा देगा, और जहाँ इस डिसीजन पे पहुंच जाएगा कि जो नोटिस दिया था उस पर बेनामीदार नहीं बनता, और वो उसको रिलीज कर देगा। और जहाँ पर प्रोविजनल अटैचमेंट उसने नहीं किया था, तो वहाँ पर वो बाद में भी अटैच कर सकता है प्रॉपर्टी को, एक बार वो अप्रूविंग अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल लेके, और या फिर वो डिसाइड कर सकता है कि इसका अटैचमेंट नहीं करना है, ये भी प्रायर अप्रूवल से उसको डिसाइड करना होगा। और जहां पर इनिशिएटिंग ऑफिसर कोई ऐसे ऑर्डर पास करते हैं जिसमें कि प्रोविजनल अटैचमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर वो 15 दिन के अंदर जो है फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट एक स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे। जब उन्होंने डिसाइड कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि ये प्रोविजनल अटैचमेंट कंटिन्यू होगा, तो उसके 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अटैचमेंट, ही विल ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाएंगे उस केस का, और उस केस को रेफर कर देंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तो यहाँ अपील का मतलब नहीं है कोई, सीधे जो ऑफिसर कॉन्फिस्केट कर रहा है प्रोविजनल अटैचमेंट को बढ़ा रहा है, वही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को स्टेटमेंट ऑफ द केस बना के ड्रॉप करके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मैटर को रेफर कर देगा। और उसके बाद जो है, जो नोटिस होगा 24(1) का, जो इसके पहले वाले सेक्शन था, वो पर्सन को सब दिया जाएगा अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रूल्स, उसके तहत जैसे सम्मन इशू होता है उस तरह से उसको दिया जाएगा। और कोई भी नोटिस जो दिया जाता है उसका जो एड्रेस ही होगा, किसको एड्रेस किया जाएगा, तो वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को, फर्म है तो उसके मैनेजिंग पार्टनर या मैनेजर को, या फिर HUF है तो कर्ता को, या किसी मेंबर को, कंपनी है तो उसके मुख्य अधिकारी को, प्रिंसिपल ऑफिसर को, और अगर कोई और है एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो उसके प्रिंसिपल ऑफिसर को एड्रेस किया जाएगा। और कोई और दूसरा पर्सन है तो जो भी पर्सन उसको मैनेज करता है अफेयर्स को, उसको एड्रेस किया जाएगा। वो जो नोटिस होगा जिसमें कि 24(1) का जो नोटिस यहाँ पे दिया जा रहा है कि भी आपको क्यों नहीं उसको अटैच कर लिया जाए। अब ये मैनर ऑफ सर्विस हो गया। उसके बाद जब रेफरेंस मिल जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इनिशिएटिंग ऑफिसर से,
तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो नोटिस इशू करेगी कि वो डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर्स दे ऑन द फॉलोइंग पर्सन। किस किस को वो नोटिस इशू करेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? एक तो जो बेनामीदार स्पेसिफाइड है उसमें, कोई भी पर्सन जिसको कि बेनिफिशियल ओनर कहा जा रहा है, कोई भी और इंटरेस्टेड पार्टी हो जिसमें कि जिसका कोई जुड़ाव हो उस मामले से, कोई लेना देना हो उस मामले से, जिसमें बैंकिंग कंपनी भी शामिल है, कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसने कोई क्लेम किया है कि मेरी ये प्रॉपर्टी, उसको भी नोटिस दिया जाएगा। ये जरूरी है नोटिस देना। प्रोवाइडेड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल इशू नोटिस विद इन पीरियड 30 days फ्रॉम द डेट। अब जब वो रेफरेंस मिला उनको तो उसके 30 दिन के अंदर उनको ये नोटिस दे देने हैं। और उसके बाद ये जो नोटिस है, नोटिस ये प्रोवाइड करेगा पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 30 days। उस नोटिस में लिखा होगा 30 दिन में आप जो है वो इन्फॉर्मेशन दीजिए जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। जहां पर प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में है एक व्यक्ति से ज्यादा के पास, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है पूरी कोशिश करेगी कि वो नोटिस जो है सब लोगों को दे दे जो होल्ड कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी की, पूरी कोशिश करेगी। और बशर्ते ये कि जहां पर भी नोटिस सर्व किया जाता है किसी भी और व्यक्ति को, ऑन एनी वन ऑफ द पर्सन्स, मतलब किसी भी एक व्यक्ति को, द सर्विस ऑफ नोटिस शैल नॉट बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट सेड नोटिस नॉट सर्व टू ऑल द पर्सन्स। अगर एक को भी दे दिया गया तो नोटिस की सर्विस इनवैलिड उस ग्राउंड पे नहीं हो पाएगी कि भाई वो नोटिस सबको नहीं दिया गया, लेकिन हाँ वो पूरी कोशिश जरूर करेगी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दिखाना होगा कि मैंने कोशिश किया था नोटिस को सर्व करने के लिए। अगर कोई कोशिश नहीं होगी तो वहां भी मामला कमजोर पड़ सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसके को कंसिडर करेगी और कोई भी इंक्वायरी जो करनी है वो करके और सारे रेलेवेंट मटेरियल को अकाउंट फॉर करके और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी उस बेनामीदार को और इनिशिएटिंग ऑफिसर को और भी किसी और पर्सन को जो कि क्लेम कर रहा है कि वो है उसका ओनर। और उसके बाद इन सबको अपॉर्चुनिटी दे के और एक ऑर्डर पास करेगी, या तो ये होल्ड करते हुए कि प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है और वो अटैचमेंट ऑर्डर को रिवोक कर देगी, खत्म कर देगी, या फिर वो ये होल्ड करेगी कि प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है और अटैचमेंट ऑर्डर को कंफर्म कर देगी। और जहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट जिसमें रेफरेंस आया है जिस प्रॉपर्टी के संबंध में वो बेनामी प्रॉपर्टी है, कुछ पार्ट नहीं भी है, तो लेकिन वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि कौन सा पार्ट है, तो उस मामले में एक फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगी कि उसके बेस्ट जजमेंट में जो है कौन सा वो पार्ट है जो कि बेनामी होल्ड किया जा सकता है। जहां पर भी उसको थोड़ा सा डाउट है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, लेकिन उसको अपना बेस्ट जजमेंट ऑर्डर वहां पे करना होगा। And where in the course of the proceedings before it adjudicating authority has the reason to believe कि एक प्रॉपर्टी है, उसके अलावा भी कोई अगर प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी उसको रेफर की गई थी उसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी उसको लगता है, उसके लगता क्या है उसको रीजन टू बिलीव है, तो वो उसको प्रोविजनली अटैच कर लेगी और प्रॉपर्टी वो ये मान ली जाएगी कि वो प्रोविजनल अटैचमेंट में रही है 24(5) के तहत। यानी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी डायरेक्ट अटैचमेंट का यहाँ पे पावर है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसी भी स्टेज में प्रोसीडिंग के या तो एप्लीकेशन पे या अपने आप ही उस व्यक्ति का नाम हटा भी सकती है, स्ट्राइक आउट द नेम ऑफ एनी पार्टी जो इम्प्रॉपरली ज्वाइन कर दिया गया है, या किसी और व्यक्ति का नाम भी जोड़ सकती है जिसका नाम नहीं जुड़ा, जिसकी प्रेजेंस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जरूरी समझती है ये मामले को एडजुडिकेट उसका निस्तारित करने के लिए लीगली। और कोई भी ऑर्डर जो सबसेक्शन 3 में पास किया जाता है नॉट बी पास आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 year। अब 1 साल का टाइम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास रहता है जिसमें वो अपनी इंक्वायरी करके अपना ऑर्डर कर सकती है फ्रॉम द मंथ जिसमें रेफरेंस उसको प्राप्त हुआ। बेनामीदार के कोई भी दूसरा व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है ओनर है, वो उसके सामने या तो अपीयर हो सकता है या किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की असिस्टेंस भी ले सकता है वो अपना केस को प्रेजेंट करने के लिए। और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि भाई वो कोई जरूरी नहीं कोई लॉयर ही हो, कोई वो रिश्तेदार भी हो सकता है बेनामीदार का, या कोई दूसरा व्यक्ति जो किसी तरह से भी उससे रिलेटेड हो, या कोई पर्सन जो कि रेगुलरली एम्प्लॉयड हो उस बेनामीदार के द्वारा उसका एम्प्लॉय हो, या कोई भी और पर्सन भी हो सकता है, और सच अदर पर्सन एज द केस में भी जो भी ऑथराइज किसी करके वो भेज दे।
कोई भी शेड्यूल बैंक का मैनेजर हो सकता है, जिससे बेनामीदार जो है, जिसके साथ अकाउंट है मेंटेन कर रहा है, कोई लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, कोई अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, और कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि बोर्ड के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किए हो। और उसके बाद जो कॉन्फिस्केशन है प्रॉपर्टी का, जहां पर भी ऑर्डर पास कर दिया जाता है इन रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी, उसको होल्ड करते हुए कि वो बेनामी प्रॉपर्टी है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉर्चुनिटी देने के बाद कंसर्न पर्सन को एक ऑर्डर करेगी कि भी कॉन्फिस्केट कर लिया जाए उस प्रॉपर्टी को, हेल्ड टू बी ए बेनामी प्रॉपर्टी, एंड प्रोवाइडेड दैट वेयर एन अपील हैज बीन फाइल्ड, और जहां पर अपील फाइल कर दी गई है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ, तो कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट हो जाएगा टू द ऑर्डर पास बाय द अपीलेट ट्राइब्यूनल। मतलब जो भी कॉन्फिस्केशन होता है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल उस पर डिसाइड कर सकते हैं। Provided further that the confiscation shall be made in accordance with the prescribed procedure. तो confiscation का कोई प्रोसीजर होगा जो रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड होगा, उसके अनुसार एक किया जाएगा। और इसके लिए जनरली हमारे जो इनकम टैक्स के जो शेड्यूल्स हैं उसका रेफरेंस रूल्स में किया गया। Nothing in subsection 1 shall apply to a property held or acquired by a person from the बेनामीदार for adequate consideration. तो अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि एक पर्सन होल्ड कर रहा है या उसने एक्वायर की है, बेनामीदार से एक प्रॉपर्टी किसी ने खरीद ली थी और एडिक्वेट कंसिडरेशन उसने दे दिया है उसको, नोटिस के इशू करने से पहले दे दिया है, तो किसी ने अगर खरीद लिया प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट नहीं किया जा सकता अगर बिना उसके नॉलेज नहीं थी बेनामी ट्रांजैक्शन। अगर उसको नॉलेज थी तो किया जा सकता है, लेकिन अगर उसको नॉलेज नहीं थी, उसने खरीद ली प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग तो प्रोसीड्स पर भी हैं, तो प्रोसीड्स तो बेनामीदार के पास होंगे ना, हम उनको कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। तो लेकिन उस प्रॉपर्टी को जो कि किसी व्यक्ति ने खरीद ली है न जानते हुए कि ये बेनामी प्रॉपर्टी है, उसके ओनरशिप पे कोई हस्तक्षेप नहीं हो। Where an order of confiscation has been made under subsection 1, all the rights and title in such property shall vest absolutely in the central government. जब कॉन्फिस्केशन हो जाएगा तो सारे राइट जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे, सारे फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस, जितने भी उसके ऊपर बर्डन फ्री हो जाएगी वो प्रॉपर्टी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी फुली एंड कम्प्लीटली, और कोई भी कॉम्पनसेशन उसके संबंध में पे नहीं किया जाएगा किसी को भी, और कोई भी किसी थर्ड पर्सन का राइट जो क्रिएट हुआ था प्रॉपर्टी में, उसको डिफीट करने के लिए, मतलब कि उसको जैसे मालूम है फिर भी डिफीट करने के लिए किया एंड वॉइड होगा। और जहां पर कोई ऑर्डर कॉन्फिस्केशन का नहीं किया जाता है प्रोसीडिंग के फाइनल होने पे, तो नो क्लेम शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट। नो ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन इज मेड अपॉन द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट अटेनिंग फाइनलिटी, नो क्लेम शैल लाई, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट बाद में छोड़ देता, हाई कोर्ट छोड़ देता, कोई भी छोड़ देता है, तो कोई ये नहीं कह सकता इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी रखे रहे और इसका मुझे इसके भरपाई दीजिए, तो कोई भी क्लेम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा और उसका पोजीशन एडमिनिस्ट्रेटर को दे दिया जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटर जो है 7 दिन के अंदर वो नोटिस दे के और पोजीशन अपने हाथ में ले लेगा। तो इस तरह से ये एक दिस वाज अ रिविजन of this act, the Prohibition of Benami Property Transactions Act. And with that we come to the end of today's session.